चलिए, तो फर्स्ट एमसीक्यू है, सामाजिक गतिशीलता होती है, जो सामाजिक गतिशीलता है वो क्या होती है ना। तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है, फोर्थ बता रहे हो आप सारे के सारे लोग, है ना। तो डी आंसर जो है वही ही करेक्ट है। देखो, एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, है ना, एक व्यक्ति का दूसरे के घर जाना, ये कोई गतिशीलता थोड़ी हुई, ठीक है। और एक व्यक्ति का बाजार जाना, ये भी नहीं हुई, ठीक है। एक व्यक्ति का गतिशील होना, ये भी नहीं, है ना। गतिशील तो अगर वो बेड पे बैठा है और उठ भी गया, इसको भी गतिशील ही बोलेंगे, तो ये कोई वो थोड़ा ही हुआ, सामाजिक गतिशीलता थोड़ी हुई, है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य व्यक्ति और समूहों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक स्थान में परिवर्तन होने से है। ये किसने बोला है? तो ये सोरोकिन ने बोला है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, जितने भी लोग अभी आंसर दे रहे हो, ठीक। नेक्स्ट है, गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दो उपभागों में किस विद्वान ने बांटा है, ठीक है। किस विद्वान ने बांटा था? देखो, ये जो यहाँ पे उदग्र या फिर रैखिक गतिशीलता की बात हो रही है, ये कौन सी हो रही है? रेखा के रूप में, ठीक है। तो रेखा के रूप में या उदग्र सामाजिक गतिशीलता जो है उसको ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ, और अधोगामी का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ, है ना। तो ये किस साइंटिस्ट ने इसको बांटा था? दो में, सोरोकिन ने ही बांटा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक अथवा तत्व अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है? तो ये भी सोरोकिन ने ही बोला था। हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक जो है किसने लिखी है? सोरोकिन ने लिखी है। कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? सोरोकिन ने ही लिखी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? किसने लिखी है? ये मूर ने लिखी है। सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? एम हर्लमबॉस ने लिखी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जेनसन है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? ए एम रोज ने लिखी है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता सामाजिक स्थिति में कोई भी बदलाव है, जैसे व्यावसायिक परिवर्तन जहां व्यक्ति व्यावसायिक पैमाने पर ऊपर या नीचे जाते हैं, या कार्यालय से संबंध जिसके कारण अनुयायी नेता बन जाता है, या कम आर्थिक स्थिति से छलांग उच्च श्रेणी में, इसके विपरीत, ठीक है। जैसे एक कंपनी में एक व्यक्ति है, उसका अगर प्रमोशन हो गया, है ना, नीचे पद पे था ऊंचे पद पे चला गया, तो ऊर्ध्वगामी हो गया, है ना। और अगर कोई व्यक्ति है उसका डिमोशन हो गया, उसने बहुत सारी गलतियां कर दी, कंपनी ने उसका डिमोशन कर दिया, यानी ऊंचे पद पे था और उसको नीचे पद पे कर दिया, तो वो कैसा हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा, है ना, यानी डाउनवर्ड गतिशीलता हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कथन है ये किसने बोला है? मैकाइवर और पेज ने बोला है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है? किसने बोला था? ये मैकाइवर और पेज ने ही बोला था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे, सोरोकिन और मैकाइवर एंड पेज यहाँ पे याद रख लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सामाजिक गतिशीलता के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। किसने बोला है? ये मैकाइवर एंड पेज ने बोला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? 3 प्रतिमान दिए थे इन्होंने, 3 मॉडल दिए थे जो हम पढ़ रहे थे, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया? कौन सा नहीं किया है इन्होंने? देखो, इन्होंने रेखीय किया था, है ना, इन्होंने तरंगीय किया था और इन्होंने चक्रीय किया था। तीनों पढ़े थे हमने, तीनों पढ़े हैं। कौन सा नहीं पढ़ा था हमने? पैराबोलिक नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की दर को प्रभावित करने वाले 4 आधार, अवसर संरचना पहला, दूसरा जनांकिकी प्रक्रिया, तीसरा स्वचालित यंत्रों का प्रभाव और चौथा महत्वाकांक्षा का स्तर का उल्लेख जो है वो किस विद्वान ने किया है? बर्ट्रांड ने किया है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। ये किस साइंटिस्ट ने बोला था? दुर्खीम ने बोला था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। ये कथन किससे संबंधित है? ये किंग्सले डेविस से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसने दी है कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जेनसन ने बोला है ये। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, द मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। ये किसने बोला है? जॉनसन ने बोला है। तो ये ऑप्शन यहाँ हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन को सम्मिलित करता है? ठीक है, तो कौन सम्मिलित करता है? जो बाटोमोर है वो। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संचलन होना ही सामाजिक गतिशीलता है। किसने बोला है? मिलर एंड बुक ने बोला है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो देखो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? धनी परिवार में शादी करना, ये भी करेक्ट है ना। जैसे एक लड़की है वो एक निर्धन परिवार में है, सोचो, है ना, और धनी परिवार में उसकी शादी हो गई है, तो उसका भी सामाजिक गतिशीलता हो गई। एक दुकानदार की नौकरी से एक सफेद पोस्ट प्रबंधन की नौकरी में जाना, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। जैसे एक आप एक दुकान में नौकरी कर रहे हो और उससे आपको एक बढ़िया बेहतरीन जॉब मिल गई है, तो ये भी आपका प्रमोशन हुआ और आपकी बेसिकली गतिशीलता हो गई। और विदेश में नौकरी के लिए विश्वविद्यालय डिग्री लेना है ना, तो ये भी करेक्ट है, ये भी गतिशीलता हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव होता है। पारंपरिक समाजों में यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है यानी कि जो पुराने विचार हैं उन्हीं को ही जो मानती है, वहां पर जो सामाजिक गतिशीलता है उसका प्रभाव क्या होता है? विघटनकारी होता है ना, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं है कि मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें करनी चाहिए, जो मॉडर्न जमाना जो है उसके अकॉर्डिंग है, ऐसी चीजों को वो मानते ही नहीं है, करते ही नहीं है ना। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता जो है उसका अर्थ है क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति की गति में परिवर्तन। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? विशेषता क्या है? सामाजिक प्रकृति है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और गति तुलनात्मक एवं असमान, ये भी करेक्ट बात है ना, कि तुलनात्मक होती है, दूसरे से तुलना करते हैं ना, तभी तो हमें पता चलेगा। और असमान भी होती है, यानी सभी की एक समान नहीं होती है। और जटिल तथ्य होते हैं इसके, सारी की सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता के लिए कौन से कुट उत्तरदायी हैं? ठीक है, उत्तरदायी कौन से कुट है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा के अवसरों का व्यापक विस्तार उपलब्ध करना। ठीक है, तो करेक्ट बात है ना। और नेक्स्ट है, पूर्व परिस्थितियों में मोहयुक्त महसूस करना, ये तो गलत चीज है ना। और नेक्स्ट है, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता विकसित करना, ये भी करेक्ट चीज है। और नेक्स्ट है, व्यवहार का पारंपरिक जुड़ाव। जैसे कि मैं बोल रही थी, ट्रेडिशनल चीज है ना, हमेशा हमारा जो विकास होता है उसमें आड़े आती है, ठीक है, उसमें बैरियर बनती है। ठीक है, तो ये भी चीज हमारी गलत हो जाएगी। और हमारे करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कहाँ है? डी में है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है सामाजिक गतिशीलता का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? पहला है, अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर विनिर्वर्तन, है ना, ये तो कोई नहीं हुआ सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना, है ना, ये भी कोई वो थोड़ी है कि चलो पहले हमारा विद्यालय जो था वो अलीगढ़ में था और अभी जो हमारा विद्यालय है वो हमने अतरौली में जाके बना दिया, है ना, अभी अलीगढ़ से निकाल के। तो ये कोई सामाजिक गतिशीलता का कोई उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, शहर के निवासियों द्वारा सप्ताहांत में गांव का भ्रमण करना, है ना, ये भी कोई सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है कि जो शहर के लोग हैं जब उनको छुट्टी मिल रही है संडे को तो वो गांव में आ रहे हैं, है ना, ये कोई सामाजिक गतिशीलता थोड़ी हुई। ठीक है, उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन थोड़ी हुआ। ठीक है, गरीब से अमीर थोड़ी बन गए गांव में आ गए तो भाई, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना, ये बिल्कुल सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। उससे उनकी घर की स्थिति भी ठीक होगी और उनका जो खुद का लेवल है ना, फिटनेस हो चाहे कुछ भी हो, तो वो भी बढ़िया होगी। तो डी ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो सामाजिक गतिशीलता जो है वो कैसी होगी? बढ़ेगी, है ना। जो परंपरागत समाज है यानी जो पुरानी रीति रिवाज में मानता था वो औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है, यानी कि जो भी बिजनेस बेसिकली है वहां पर उनकी थिंकिंग जारी है। तो इसका क्या मतलब होगा? वहां पर जो सामाजिक गतिशीलता है वो बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पर भी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जहां पर भी जो हरियाणा वाले लोग हैं ना, अगर उनकी बात करें तो हरियाणा में पहले कोई इतनी अमीरी थोड़ी थी जितने गुज्जर वहां पे अब अमीर है ना। तो वहां पर जो ये बना अपना क्या नाम है, गुड़गांव, है ना, तो जो भी आसपास की जितनी भी जमीनें थी वो सबके 10-10 गुना ज्यादा रेट उनको मिल गए और वो झट से अमीर बन गए, है ना। और बहुत सारे वहां पे वो भी बने, हाईवे वगैरह भी बने, तो वहां पे लोगों की जमीनें चली गई और बन गए वो अमीर, है ना।
तो ऐसे ही होता है ना, तो औद्योगिकरण वहां पे हुआ है तभी तो वहां पे लोग अमीर बने हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वहां के जो लोग थे उनको वो भी मिला, मतलब रोजगार भी मिला, जब सारी चीजें वहां पे हो रही थी तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सी गतिशीलता आधुनिकरण से संबंधित नहीं है ना। मानसिक गतिशीलता तो ये तो बिल्कुल आधुनिकरण से बिल्कुल वो है संबंधित है ना। जैसे अगर किसी का मेंटल लेवल ऐसा है कि भैया पुरानी चीजें ही सही है ना, लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ से वो हो जाएगा, आधुनिकरण कहाँ से हो जाएगा, है ना। वैज्ञानिक गतिशीलता ये भी आधुनिकरण से संबंधित है, क्योंकि वैज्ञानिक गतिशीलता तो जितना आप वो करोगे, जैसे अभी कोविड के टाइम में भी देखो इंडिया ने कितनी जल्दी वैक्सीन बना ली थी, है ना। तो वैज्ञानिक गतिशीलता जो है ये भी आधुनिकरण से संबंधित है। और सामाजिक गतिशीलता तो है ही, कौन सी नहीं है, भौतिक गतिशीलता जो है वो आधुनिकरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों का एक प्रमुख विशेषता है, तो किस तरह के समाजों का है सामाजिक गतिशीलता, औद्योगिक समाज का, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, राइट कथन जो है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जहां पर औद्योगिकरण बढ़ेगा, है ना, यानी जहां पर फैक्ट्रियां वगैरह लगेंगी वहां पर जो गतिशीलता है वहां की स्थानीय है ना। जैसे सपोज करो अलीगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाए, तो यहाँ की जो वो है स्थानीय गतिशीलता यानी अलीगढ़ की जो गतिशीलता है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट चीज है। नेक्स्ट है गांव से नगर की ओर होने वाले प्रजनन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, नहीं, है ना। शहर की तरफ आप जा रहे हो लेकिन शहर में जाके कर क्या रहे हो, है ना, क्या शहर में जाकर पढ़कर अगर नौकरी प्राप्त कर रहे हो बढ़िया सी और आपका जो घर का लेवल है वो बहुत सुदृढ़ हो रहा है, तब तो होगी गतिशीलता। गांव से शहर आगे इसमें क्या गतिशीलता होगी, है ना। नेक्स्ट है तीव्र सामाजिक परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है ना, ये भी गलत है कि अगर धीरे धीरे भी हो उसको भी हम सामाजिक गतिशीलता ही बोलेंगे। और फैशन के नए तरीके सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करते हैं, ये भी गलत है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या समूह के निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को कौन सी सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। तो देखो निम्न से यानी कि नीचे से और उच्च यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊपरीमुखी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उच्च सामाजिक स्तर से निम्न सामाजिक स्तर यानी कि ऊपर से लेकर के और अगर कोई नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अधोमुखी। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखो उच्च ये वाले जो ऑप्शन है ना दोनों, ये आप अपवर्ड और डाउनवर्ड करके याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, है ना। चलो नेक्स्ट है हेरोल्ड एल होजकिंसन ने सामाजिक गतिशीलता के कितने रूप दिए हैं, 2 रूप दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता के हेरोल्ड एल होजकिंसन ने कौन कौन से रूप बताए हैं, 2 रूप जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है समतल और एक है शीर्षात्मक। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है छोटे जिले के जिलाधीश से उन्नत तथा बड़े जिले के जिलाधीश के तबादले से दोनों जिलाधीश के सामाजिक परिवर्तन कौन सी गतिशीलता है, कौन सी है, समतल है ना। छोटे जिले के जिलाधीश से उन्नत तथा बड़े जिले के जिलाधीश, देखो छोटे जिले से या बड़ा जिला हो हुआ तो जिले से जिले में है ना, तो क्या होगा, ये समतल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना कैसी गतिशीलता का उदाहरण है, एक पद से और दूसरे पद पे गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षात्मक बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होती है ना, कहां पर सबसे ज्यादा होती है, समाजवादी में। तो डी सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है सामाजिक गतिशीलता का सबसे मुख्य कारक जो है वो कौन सा है, तो सबसे मुख्य कारक है शिक्षा। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बता रही थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षा ही है ना। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो अशिक्षा का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। संकीर्ण सोच का भी है ना, और अंधविश्वास का भी, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें हैं कहीं पर भी है ना, तो वहां के लोगों को शिक्षा की तरफ लेकर के आना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, है ना। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक गतिशीलता का रूप वर्गीकृत नहीं है, कौन सा वर्गीकृत नहीं है, तो देखो यहाँ पर एक है अंतरापीढ़ी गतिशीलता यानी इंटर जनरेशन, है ना, कि जनरेशन जो है वो उनके बीच में अगर मोबिलिटी हो रही है, और एक है अंतःपीढ़ी गतिशीलता यानी इंटर जनरेटेड
मोबिलिटी। देखो इनका बेसिकली मतलब क्या हुआ वो मैं बता देती हूँ, है ना। अंतःपीढ़ी गतिशीलता जो है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक पीढ़ी जो थी घर में वो गरीब थी, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई उन्होंने बढ़िया बढ़िया काम करे, वो अमीर बन गए, है ना। तो इसको हम बोलेंगे अंतःपीढ़ी गतिशीलता। अंतरापीढ़ी गतिशीलता किसको बोलेंगे, जैसे वही सेम पीढ़ी है, जैसे सपोज करो आप वाला जो पीढ़ी है, जैसे आपके जो भाई बहन वगैरह है वो है, तो सेम पीढ़ी में ही, है ना। जैसे अभी आप लोग सब पढ़ रहे हैं, आपके घर में भी खर्चे ही खर्चे हैं, है ना। और एक साथ अगर आप सबकी, आपके घर में 2-3 भाई बहन हैं और सबकी एक साथ नौकरी वोकरी लग जाती है ना, तो सब जॉब वॉब पे हो जाएंगे और जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी आपके घर की। तो इसको क्या बोलेंगे, अंतरा पीढ़ी, यानी कि उसी सेम पीढ़ी में ही गरीबी और अमीरी दोनों चीजें उस सेम पीढ़ी की वजह से ही है, या उस सेम पीढ़ी के टाइम पर ही दोनों चीजें हैं। इसको क्या बोलेंगे, अंतरा पीढ़ी। ठीक, नेक्स्ट तो ये वाली दोनों की दोनों जो है वो तो है, कौन सी नहीं है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है, तो सारे के सारे हैं, जैसे मैं बता रही थी शिक्षा तो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। शासन व्यवस्था यानी कि वहां पे गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है, जैसे आपने देखा होगा जब से मोदी जी आए हैं, है ना, तो कितना ऊपर जा रहा है हमारा देश, और आर्थिक समृद्धि भी, तो सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में कृषि आधारित विषय पर कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं। कौन से कोर्स है, मुर्गी पालन है, ये क्या है, कृषि आधारित विषय, है ना। तो कृषि आधारित मतलब किसानों से आधारित कौन कौन से हैं, मुर्गी पालन है, करेक्ट बात है, बागवानी है यानी गार्डनिंग है, करेक्ट है, और डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ये भी करेक्ट बात है, ये भैंसों भैंसों से रिलेटेड है ना, भैंसों और गायों से रिलेटेड, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सीटीई जो है इसका पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सीटीई का फुल फॉर्म है कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने गतिशीलता को दिशा के आधार पर उदाग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को कितने भागों में बांटा है ना। तो कितने भागों में बांटा था, इन्होंने 2 में बांटा था। 2 कौन से थे, एक था ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड, और एक था नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड। ठीक, तो निम्न में से कौन ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का कारक नहीं है। ऊर्ध्वगामी को क्या बोलेंगे, अपवार्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ गतिशीलता हो रही है, तो उसका कारक जो है वो कौन सा नहीं होगा, उच्च कारक कौन सा नहीं होगा, आप्रवास तो होगा, है ना, इमिग्रेशन होगा ही होगा, अवसर की उपलब्धि भी, यानी अगर अवसर जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी ही जो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है वो बढ़ेगी, और समानता के प्रतिमान भी होंगे। क्या नहीं होगा, उच्च वर्ग में अधिक प्रजनन क्षमता, तो ये इसका कारक नहीं है। नेक्स्ट है उदग्र गतिशीलता। उदग्र जो है हम किसको बोलते हैं, वर्टिकल को, है ना। तो उदग्र गतिशीलता जो है वही ही है, ये ऐसे करके वर्टिकल, है ना, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो उदग्र गतिशीलता को लोगों को एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है, फिचर ने दी है। तो यहाँ पे हमारा एक मिनट दो मेरे को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त या खुली गतिशीलता वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों की सदस्यता पर निम्न आधार से कौन सा नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है, व्यक्ति का जन्म या आनुवंशिकता, बाकी सारे की सारी चीजें जो है वो गतिशीलता जो है उसको प्रभावित करेंगे। व्यक्ति के गुण प्रभावित करेंगे, व्यक्ति की योग्यता प्रभावित करेगी, जो ज्यादा योग्य है उसकी गतिशीलता नीचे से ऊपर जाएगी, जो योग्य नहीं है उसकी गतिशीलता ऊपर से नीचे आएगी, है ना। और व्यक्ति की उपलब्धियां यानी उसकी अचीवमेंट क्या क्या है ना, ये भी है। उसका जन्म या उसकी आनुवंशिकता जो है वो ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है, खेत में मजदूरी करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक यदि नगर के कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल गतिशीलता बोलेंगे, क्योंकि गांव में भी वो क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, और नगर में जाकर के भी कारखाने में मजदूरी ही कर रहा है ना। तो दोनों जगह पे बेसिकली कर क्या रहा है, मजदूरी कर रहा है ना। तो ना तो वो ऊपर की तरफ गया ना वो नीचे की तरफ गया, है ना, सेम लेवल पे रहा, और सेम लेवल पे जब रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, समतल गतिशीलता, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन का उदाहरण जो है वो क्या है, यानी कि कैसी हुई है। तो भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं अगर हम देखें तो उनका लेवल जो है नीचे से ऊपर की तरफ ही गया है ना, उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें, है ना। तो उसको हम उदग्र गतिशीलता मानेंगे। सी ऑप्शन जो है ये हमारा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपने कार्यालय में क्लर्क से मैनेजर के रूप में प्रोन्नत हो जाए, है ना, पहले क्लर्क था और अभी क्या बन गया है, मैनेजर, है ना, यानी नीचे पद से ऊंचे पद की तरफ गया है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, उदग्र गतिशीलता बोलेंगे, यानी कि अपवार्ड भी बोल सकते हैं इसको, है ना, वर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे तो वर्टिकल बोल सकते हैं या अपवार्ड बोल सकते हैं, है ना। तो उदग्र गतिशीलता जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन समाजों में व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है वहां किस प्रकार की गतिशीलता अधिक पाई जाती है ना। तो कैसी पाई जाएगी, देखो जहां पर व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाए, है ना, वहां पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी सामाजिक गतिशीलता, है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उदग्र गतिशीलता जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, कौन सी नहीं है, बैंक में चपरासी से क्लर्क बन जाना, ये तो है ना, पहले चपरासी था अभी क्लर्क बन गया, यानी कि उदग्र गतिशीलता हो जाएगी, ऊपर की तरफ गतिशीलता चली जाएगी। जातियों की संख्या में वृद्धि होना, ये कोई सामाजिक गतिशीलता नहीं है ना। व्यापारी से उद्योगपति बन जाना, ये भी करेक्ट है ना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रही है ये भी। और गांव की अभिनेत्री से सिनेमा की अभिनेत्री बन जाना, ये भी करेक्ट है भाई, ये भी उदग्री हो जाएगा, है ना। कौन सा नहीं है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये नहीं है, ये कोई भी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता का रूप है, कौन सा है रूप, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता है, करेक्ट बात है, और एक ऊर्ध्वाधर है, ये भी करेक्ट बात है, यानी बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सी एक दशा उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, कौन सी एक दशा उदग्र का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, है ना। तो यहाँ पे पहला है, उद्योगपति से एक मामूली व्यापारी बन जाना, है ना, उदग्र का मतलब ये वाला होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें का उदाहरण नहीं है, उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। पहला है उद्योगपति से एक मामूली व्यापारी बन जाना, सेकंड है स्थानीय स्तर के नेता से राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाना, तीसरा है एक सैनिक द्वारा कैप्टन का पद प्राप्त करना, और चौथा है लकड़ी के कारीगर से लोहे का कारीगर बन जाना, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें उदग्र गतिशीलता का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है कि वो है तो कारीगर ही, है ना, चाहे लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, तो ये समतल में आ जाएगा जो डी वाला ऑप्शन है। बाकी सब में क्या है, या तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। जैसे पहले वाले में तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बाकी दोनों में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जो डी ऑप्शन है हमारा वहां पे सेम लेवल पे ले रहे हैं, तो डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़कर, है ना, एक राजनीतिक दल जो है वो छोड़ दिया और दूसरे राजनीतिक दल में चले गए, है ना। जैसे अभी जो अगर हम बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में से वो हो रही है, आवाजाही हो ही रही है ना। तो उसको हम कौन सा मानते हैं, उसको क्षैतिज या फिर समतल मानेंगे, क्योंकि वो सेम लेवल पे रह रही हैं इसलिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे। जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सबके पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज, ठीक है। ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के
के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है। ठीक है, बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का कारण नहीं है? ठीक है, 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक दशा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का कारण नहीं है? सामाजिक गतिशीलता इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है? ठीक है, देखो पहला है, यहाँ पे अगर हम पहला देखेंगे धार्मिक विश्वास, तो धार्मिक विश्वास अगर आपका किसी भी चीज में है उससे सामाजिक गतिशीलता कैसे होगी, है ना। जैसे सपोज करो मुझे श्री राम जी में विश्वास है, तो इससे क्या सामाजिक गतिशीलता हुई, है ना, उस वो कारण थोड़ी ना हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता का। ठीक है, दूसरा है प्राविधिक शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन। तो अगर हम टेक्निकल एजुकेशन लेंगे, है ना, तो हमारी शिक्षा में, हमारे सोचने के तरीके में, हर चीज में डिफरेंस आएगा, है ना। और अगर हम टेक्निकल एजुकेशन लेंगे तो यानी जो बेसिकली वो है हमारे जॉब्स लगने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर हमारी सामाजिक गतिशीलता हो सकती है ना। तो प्राविधिक शिक्षा से यानी जो टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, है ना, ये सारे के सारे कोर्सेज जो होते हैं टेक्निकल एजुकेशन के ही होते हैं। तो प्राविधिक शिक्षा जो है वो एक कारण है ना। तो ये हमारा करेक्ट है, ये एक कारण है। और नेक्स्ट है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो जहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ना, वहां पे क्या होगा, वहां पे तरक्की आएगी। जैसे मैं कल भी आप लोगों से बात कर रही थी इसी चीज के बारे में। गुड आफ्टरनून कोमल यदुवंशी अभी एंड स्पेशल मैथ एक्सपर्ट। ठीक है ना। तो जैसे मैं कल भी बात कर रही थी कि जहां पर बेसिकली औद्योगिकरण होगा या जहां पर भी सड़क जाएगी या सड़क बनेगी या फिर मतलब हाईवेज बनेंगे और जहां पर भी ट्रेन की पटरियां बनेंगी, है ना, वहां पर ही मॉडर्नाइजेशन होगा या हम बोले आधुनिकरण होगा और वहां पर विकास होगा, है ना। और विकास होगा तो वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी जो आर्थिक हालत है वो सुधरेगी। ठीक है, तो औद्योगिकरण अगर होगा तो उससे भी सामाजिक गतिशीलता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है समताकारी मूल्य यानी इक्वलाइजिंग प्राइस। अगर तो इक्वलाइजिंग प्राइस होगा हर चीज के ऊपर, है ना, तो वहां पर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अभी क्या है, किसी को किसी पैसे में मिल रहा है, किसी को किसी प्राइस में मिल रहा है। जब समताकारी मूल्य होगा, है ना, यानी इक्वलाइजिंग प्राइस होगा हर किसी का, है ना, हर किसी के लिए, तो वहां पर भी सामाजिक गतिशीलता जो है वो देखने को मिलेगी। यानी जिनको बेसिकली जो ज्यादा पैसे दे रहे थे उनको कम पैसे यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और ये हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें यही ही पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है, यानी सामाजिक गतिशीलता हो रही है और ऐसी कौन सी दशा है यहाँ पर जो उसमें बाधक बनेगी, यानी कि उसको रोकेगी, सामाजिक गतिशीलता को रोकेगी, है ना। पहला है परिवहन के साधनों में वृद्धि। अगर परिवहन के साधनों में वृद्धि होगी तो सामाजिक गतिशीलता कैसे रुक जाएगी, है ना, ये नहीं रोके, ये कैसे रोकेंगे, परिवहन के साधन नहीं रोकेंगे। और नेक्स्ट है ट्रेडिशनलिज्म यानी परंपरावाद। देखो अगर परंपरावाद है ये जरूर सामाजिक गतिशीलता को रोकेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हमारे विचार जो हैं वो भी अगर चेंज हो रहे हैं पुराने टाइम से लेकर के और अभी तक जो हमारे विचार चेंज हो रहे हैं वो भी तो सामाजिक गतिशीलता का ही उदाहरण है ना, वो भी तो सामाजिक गतिशीलता ही है। जैसे पुराने जमाने में सती प्रथा थी तो उस टाइम के लोग तो सोचते थे ना कि सही है ना, इसका पति मर गया क्या करेगी, ये जल जाना चाहिए अपने पति के साथ। उस टाइम के लोग तो यही ही सोचते थे ना। अभी लोगों की सोच जो है वो चेंज हो गई है एकदम से। अभी तो लोग बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करेंगे सती प्रथा को और वो बोलेंगे कि भाई उसका पति मरा है, इसमें उस औरत का क्या दोष है, इसको क्यों मरना चाहिए, इसकी लाइफ नहीं है क्या, ये अपने पति के बिना जी नहीं सकती, है ना। तो अभी कितनी सोच बदल गई है। तो अगर परंपरावादी ही रहेंगे लोग तो वहां पर जो समाज है उसमें परिवर्तन आएगा ही नहीं ना फिर। ठीक है, जैसे अब पुराने लोगों से भी बात करोगे ना, वो तो जो जितनी भी अभी टेक्निकल चीजें आ रही हैं वो किसी चीज का सपोर्ट नहीं कर सकते, फोन का सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे अगर दादा दादी से पूछोगे तो, है ना।
तो अगर उनकी तरह ही लोग रहे आते, है ना, तो ये सारी चीजें बनती ही नहीं, विकास होता ही नहीं। ठीक है, तो बाधक क्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा? परंपरावाद जो है ये यहाँ पे बाधक है। ठीक, शिक्षा का प्रसार जितना होगा, प्रचार जितना होगा या प्रसार जितना होगा, कुछ भी हो, उससे क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी, क्योंकि शिक्षा का प्रसार या प्रचार होगा तो वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहेंगे, और जैसे मैं कल बात कर रही थी कि जहाँ पे शिक्षा वहां पे विकास। ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी इससे, तो ये भी कारण नहीं है, ये भी बाधक नहीं है ना। और नगरीकरण जहाँ पे भी होगा, अर्बनाइजेशन जहाँ पर भी होगा, वहां पर भी सामाजिक गतिशीलता होगी, है ना। तो बाधक क्या हो जाएगा? केवल परंपरावाद। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्न में से उदग्र सामाजिक गतिशीलता का कौन सा वर्गीकरण सही है? यानी कि उदग्र जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है ना, उस गतिशीलता का कौन सा वर्गीकरण जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उदग्र गतिशीलता जो होती है ना, ये हम बेसिकली वर्टिकल को बोलते हैं, है ना। और वर्टिकल का क्या मतलब हुआ कि या तो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है ना। लेकिन जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, है ना, जिस तरीके से हम खड़े हैं उस तरीके से हो, या तो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए। और हम लेटते हैं तो हम ऐसे लेटते हैं ना, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला होना चाहिए, या तो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, इसको ही हम बोलते हैं उदग्र, है ना। तो ये दो तरीके का हो सकता है। अगर तुम नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, यानी विकास बढ़ रहा है किसी भी चीज पर, उसको हम बोलते हैं आरोही। और अगर कोई भी चीज में कमी आ रही है तो उसको हम बोलते हैं अवरोही, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है ना। तो आरोही अवरोही जो है ये इसके दोनों प्रकार हैं। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता जो है उसके आयाम है। आयाम क्या है इसके? ठीक है, तो आयाम क्या हो जाएंगे? व्यवसायिक रैंकिंग, सामाजिक वर्ग या उपभोग रैंकिंग, या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे है डायमेंशन ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी सामाजिक गतिशीलता के जो आयाम है वो कौन कौन से हैं? देखो सभी आएगा इसमें, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता का कारण है। क्या कारण है सामाजिक गतिशीलता का? रिक्त स्थितियों की आपूर्ति और रैंकों में अदला बदली, या ए और बी दोनों हो जाएंगे सामाजिक गतिशीलता के कारण, है ना। यानी कि सामाजिक गतिशीलता होगी लोग जब आगे बढ़ेंगे, लोग जब विकास करेंगे, तो जो भी रिक्त स्थितियां हैं, है ना, वेकेंट पोजीशंस हैं, सपोज करो एक शहर है, वहां पर पुलिस वालों की कमी है, तो अगर लोग पढ़ के आगे आएंगे तो वहां पुलिस वालों की जो रिक्तियां हैं वो भर जाएंगी, है ना। और जो रैंक्स है उनकी भी अदला बदली होगी, जैसे कि अगर कोई भी काबिल है तो वो उसका प्रमोशन होगा, और अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसका डिमोशन होगा, है ना। तो रैंकों की अदला बदली भी होगी, तो दोनों चीजें जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं? पहला है अवसर संरचना, बिल्कुल करेक्ट है ना। सामाजिक गतिशीलता को जो प्रभावित करेंगे, है ना, जैसे अगर सपोज करो एक जगह है, वहां पर लोग भी हैं बहुत ज्यादा पढ़े हुए, लेकिन वहां पे जॉब्स नहीं निकलती हैं, है ना। तो चाहे कितने ही पढ़े लिखे लोग हों, उनको नौकरियां तो मिलने वाली है नहीं, है ना, समझ रहे हो। और एक जगह जहाँ पे लोग भी खूब सारे हैं और वहां पे नौकरियां भी खूब ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा? सब लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी नौकरियां है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? जो लोग गरीब थे वो भी बढ़िया अमीर हो जाएंगे, जॉब्स करके बढ़िया उनको रोजगार मिल जाएगा अगर, तो, है ना। तो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला अवसर संरचना तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। जनसांख्यिकी संरचना, यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसी है वहां की? देखो जनसंख्या जहां पर ज्यादा होगी वहां पर विकास ज्यादा नहीं हो सकेगा, है ना। जनसंख्या जहां की ज्यादा होगी, या तो जो जनसंख्या है उसमें भी होता है यूथ। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किसकी है? यूथ की है ना, यंग लोगों की है। इसलिए बोला जाता है कि इंडिया जो है वो अभी एक यंग वो है, नेशन है ना, या यंग कंट्री है, इसीलिए ही बोला जाता है ना। तो अगर जनसंख्या हमारे इंडिया की ज्यादा भी है तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो विकास है वो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ यंग लोग जो है उनकी जनसंख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू बूढ़े और बच्चे, है ना। लेकिन जहाँ पे जैसे कि जापान है, वहां उसको बोला जाता है बूढ़ा देश। क्यों बोलते हैं उसको बूढ़ा देश? क्योंकि वहां पर बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज्यादा है ना। अगर वहां पे अभी भी यंग लोग होते ना, तो जापान देखो कितनी तेजी से उसने विकास किया है, तो वो अभी और पता नहीं कहाँ पहुंच गया होता, है ना। वो तो वहां का जो वो है, मतलब जितने भी लोग थे बढ़िया, वो अभी बूढ़े हो गए और जवान उतने ज्यादा लोग है नहीं, है ना। तो जनसांख्यिकी संरचना जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और आर्थिक सफलता जो है ये भी कारक है, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता होती है। अच्छा, सी बता रहे हैं स्पेशल मैथ एक्सपर्ट, है ना। तो बिल्कुल देखते हैं क्या होगा इसका।
नेक्स्ट है शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता होती है। सामाजिक गतिशीलता शिक्षा में कैसी होती है? शिक्षक की गतिशीलता होती है, करेक्ट है बिल्कुल, और छात्रों की सामाजिक गतिशीलता होती है, दोनों की होगी, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सामाजिक गतिशीलता का गुण है, क्या गुण है? योग्य व्यक्तियों के उच्च पद, या समायोजन का उपाय, या व्यक्ति का पूर्ण एवं संपूर्ण विकास, या ये सभी। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता के गुण क्या क्या हैं, इसकी क्वालिटी क्या क्या है? योग्य व्यक्तियों के उच्च पद होंगे इसमें, यानी कि जो जितना ज्यादा काबिल होगा उसका उतना ज्यादा उच्च पद होगा, तो करेक्ट है। और कुसमायोजन का उपाय मिलेगा, यानी माल एडजस्टमेंट का, जैसे समायोजन अगर नहीं कर पा रहा है कोई तो सामाजिक गतिशीलता की वजह से उसका उपाय मिलेगा, ये भी करेक्ट है। और व्यक्ति का पूर्ण और संपूर्ण विकास होगा, यहाँ पर ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक गतिशीलता का अवगुण क्या है। ठीक है, फायदे आपने देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक या गुण आपने ऊपर देख लिए, अब देखेंगे अवगुण जो है वो क्या क्या है, या डिमेरिट्स जो है वो क्या है। तो ग्रामीण और शहरी समाज में अव्यवस्था हो जाती है, ठीक, तो ये भी करेक्ट है ना। और व्यक्तियों में अभिमान तथा दंभ का विकास हो जाता है, जैसे जो आपने देखा होगा जिसके पास 4 में से आ जाता है उसके पास घमंड अपने आप आ जाता है ना। तो अभिमान और दंभ का विकास भी होगा व्यक्तियों में। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का निरंतर असंतोष रहेगा, है ना। तो सारी चीजें करेक्ट हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है छात्रों की सामाजिक गतिशीलता में जो तत्व भूमिका निभाते हैं वो कौन कौन से हैं। छात्रों की सामाजिक गतिशीलता में जो तत्व होंगे वो कौन कौन होगा? तो शिक्षा की मात्रा होगी, कितनी शिक्षा दी जा रही है ना। तो बिल्कुल करेक्ट है ना। जैसे बोलते हैं कि जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है उस एज में ना बच्चे के अंदर जितना भरा जा सके उतना भर दो, क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और 6 साल से लेकर के 14-15 साल तक बच्चे के अंदर फिर थोड़ी कम कैपेसिटी रह जाती है ग्रहण करने की, है ना। तो उस टाइम पर भी मतलब जब बच्चा 10वीं 12वीं क्लास तक है तब तक भी बच्चे को खूब ज्ञान दिया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो खूब होती है भर भर के। ठीक है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है ना। तो यानी कि सारी चीजें करेक्ट है। यहाँ पर शिक्षा की मात्रा कितनी दी जा रही है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और शिक्षा की विषय वस्तु क्या है, यानी कि किस विषय में शिक्षा दी जा रही है। विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान की डिग्री, है ना। तो ये भी सामाजिक गतिशीलता छात्रों की बढ़ाएगा कि अगर अनुसंधान जो है रिसर्च क्षेत्र जो है वहां पर उसको ज्यादा इंटरेस्ट दिलवाया जा रहा है ना। तो सभी चीजें सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता पर शोध में किसकी अनदेखी की गई थी। किसकी अनदेखी की गई थी सामाजिक गतिशीलता में? महिलाओं की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है क्या है? धनी परिवार में शादी करना या एक दुकानदार की नौकरी छोड़कर प्रबंधन की नौकरी में जाना। देखो, धनी परिवार में शादी करना ये सामाजिक गतिशीलता नहीं बोल सकते हम इसको, है ना। वैसे बोल भी सकते हैं क्योंकि एक लड़की है उसके लिए तो ये सामाजिक गतिशीलता ही हो गई कि वो एक गरीब परिवार में से एक अमीर परिवार में जा रही है, हाँ बोल सकते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 2001 में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत हुई है। महिला सशक्तिकरण किसको बोलते हैं? महिलाओं को समान अवसर मिले उसको बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। महिलाओं को समान वेतन मिले पुरुषों के समान, है ना, उसको बोलते हैं। और महिलाओं को पुरुषों के समान परिस्थिति मिले, यानी कि स्टेटस भी एक जैसा ही हो महिला और पुरुष का, तो ये भी करेक्ट है। इसी को ही महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के जो आयाम है वो कौन कौन से हैं? तो देखो, आयाम जो है वो आर्थिक भी होंगे, यानी जो पैसे हैं जो मतलब एक जगह पर एक महिला और एक पुरुष दोनों अगर काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, है ना। इसी को तो बोल रहे हैं आर्थिक रूप से जो महिलाएं हैं वो क्या बननी चाहिए? इंडिपेंडेंट बननी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आर्थिक है वो करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक रूप से भी जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी समाज में अगर उनको कुछ भी बोलना है तो सर उठा के आराम से बोल सके, है ना। और राजनीतिक सशक्तिकरण भी होना चाहिए, सारे होने चाहिए, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश टीचिंग और हिंदी टीचिंग आपका 2-3-4 दिन में फिनिश हो जाएगा, जो पेडागोजी के कॉमन क्वेश्चंस हैं वो। और उसके बाद में हम इंग्लिश का या हिंदी का, है ना, एज यू विश, जो भी आप बोलोगे, है ना, जो भी मतलब आप जो ज्यादा लोग जिसके भी फेवर में होंगे वो स्टार्ट कर लेंगे।
या तो इंग्लिश या तो हिंदी। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, है ना, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें वहां पे कॉमन में आपको सब कुछ हो ही जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का नहीं मिलता है कॉमन में, इसीलिए इंग्लिश हिंदी का अलग से बता रही हूँ। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सबका कॉमन में आपका 70% हो ही जाएगा, और बाकी का जो 30% है वो इतना हल्का लेवल है कि आप एक बार पढ़ोगे आपको सब आसानी से हो जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण का निम्न में से क्या महत्व है? क्या महत्व है? घरेलू हिंसा में कमी आएगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। आत्मनिर्भर बनेंगी महिला, ये भी करेक्ट है। और समाज में समानता मिलेगी स्त्रियों को, है ना, पुरुषों के समानता मिलेगी, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीसीबी, देखो पीसीबी हो ना आप अगर नव्या, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एक पेपर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, एक होगा जूलॉजी बॉटनी का, है ना। तो दोनों ही पेपर में, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, उन दोनों में ही जो मैं कॉमन क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, आपको 70% वही सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, वही सेम क्वेश्चन इसमें जो आप पीसीबी बता रहे हो इसमें, है ना। तो जैसा मैंने बताया 30% क्वेश्चन जो है आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप वो वाले क्वेश्चंस पढ़ लेना जो सिर्फ साइंस से रिलेटेड है ना। वैसे तो मैंने जो 70% कॉमन है उनको सब में डाला हुआ है, वो भी आपको पढ़ने हैं। पर अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आपको अगर अपने आप पढ़ना है तो आप सिर्फ वो वाले वो पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लो जो सिर्फ साइंस से रिलेटेड है ना। वो मैंने एक साइड में ही डाले हुए हैं, और जितने भी जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगी ही, है ना। तो और जो मतलब ये मैं यही बार बार बोलूंगी कि जो भी साइंस वाले भी है ना 30% के करीब क्वेश्चन, तो वो बहुत ज्यादा इजी है ना। वो आप एक बार पढ़ोगे आपको यूं ही आ जाएंगे, उनमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। थैंक यू मुलायम सिंह, थैंक यू। ठीक है, महिला सशक्तिकरण जो है इसके लाभ क्या है? तो ये सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम बनाती है महिलाओं को, करेक्ट है। और यह उन्हें खुद की एक अलग पहचान देता है ना। ये उन्हें किसकी बात हो रही है? महिलाओं की बात हो रही है ना। तो ये महिलाओं को खुद की एक अलग पहचान देती है, करेक्ट है। और यह उनके यानी कि महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जोड़ता है, ये भी करेक्ट है। यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो महिलाएं जब हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो हर चीज उनकी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महिला सशक्तिकरण योजना है वो कौन कौन सी है? महिला सशक्तिकरण योजना का मतलब क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना, है ना। अब आप जो भी देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? महिलाओं को सशक्ति तो बनाया जा रहा है ना। महिला हेल्पलाइन योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही तो, सुकन्या समृद्धि योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही तो, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी बिल्कुल, स्पेशल मैथ एक्सपर्ट। और मैथ्स के ना आप जिस तरीके से सोच रहे हो पेडागोजी वैसे नहीं आता है भाई, आप लोग ऐसे सोच रहे हो ना सबकी हमारे उसमें से आएगा, हमारे सिलेबस में से आएगा, जो मतलब हमने बीएससी में पढ़ा है या 11th-12th में पढ़ा है, ऐसा नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना। अगर आप मैथ में ये सोच रहे हो कि वहां पे एक वो दे देंगे हमें क्वेश्चन दे देंगे अच्छा खासा और उसको सॉल्व करने के लिए देंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे आएंगे जैसे बच्चों के लिए क्वेश्चन आते हैं ना। अब ये बीएड आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हो ना, तो वैसे वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि आपको कोई वो दे दी है ना, आपको कोई मतलब इतना बड़ा सा वो दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है और फिर आपको उससे सॉल्व करवाने के लिए बोलेंगे, है ना। या फिर एक बहुत बड़ा कुछ दे दिया, सवाल दे दिया और फिर बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत सरकार ने महिलाओं को नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है? तो 33% का आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए है। सशक्तिकरण का जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सशक्तिकरण का क्षेत्र है। सशक्तिकरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौशल भी करेक्ट बात है, उद्देश्य भी और स्वायत्ता भी, है ना। अब सशक्तिकरण आप औरतों का करना चाह रहे हो, सीटेट की तैयारी करा देगा। हाँ सीटेट की तैयारी हो जाएगी, आप एग्जाम दे लो अपने, उसके नेक्स्ट डे ही हम सीटेट की प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। अभी आप आराम से एग्जाम दे लो अपने। नेक्स्ट है, हाँ देखो सशक्तिकरण का क्षेत्र जो है वो क्या क्या हो जाएगा। आप सपोज करो आप किसी महिला का सशक्तिकरण करना चाह रहे हो, है ना, पर उसके अंदर कौशल नहीं है ना, तो आपको कौशल डेवलप करना पड़ेगा ना महिला के अंदर, ठीक है। अब उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन में, सोचो किसी लड़की को शादी ही करनी है, यही उसका प्रपोजल है इसका, है ना, तो आप उसको क्या सशक्त बनाओगे? तो पहले उसको उद्देश्य बताना पड़ेगा ना कि अपने जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, है ना।
दूसरों के पीछे लाइफ नहीं बितानी है, अपना भी तो कुछ होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। और स्वायत्ता यानी ऑटोनोमी जो है ये भी उसका क्षेत्र है, तो सारे क्षेत्र हैं, डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण जो है वो कितने प्रकार का होता है, अरे ये क्वेश्चन बड़ा बार बार रिपीट हुआ है ना, तीनों करेक्ट है यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य, आर्थिक का मतलब मेन पैसे से होता है ना, तो आर्थिक सशक्तिकरण का क्या मतलब है, आर्थिक आत्मनिर्भरता हो, बिल्कुल करेक्ट बात है। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करो किसी लेडी को मार्केट जाना है और उसको कुछ पसंद आ गई, उसको साड़ी पसंद आ गई है ना, तो उसको अपने हस्बैंड की तरफ ना देखना पड़े कि अगर ये दिलाएगा तो ये ले पाऊंगी वरना मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, वो चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्ट बात है, आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए और सशक्ति क्षमता भी होनी चाहिए, यानी पावर कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस किसको समर्पित है, तो सरोजिनी नायडू जो है इनके जन्म दिवस को मनाते हैं हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल करेक्ट बात है। हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये महिलाओं के सशक्तिकरण कहाँ हुआ है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण दिवस जो है वो कब मनाते हैं इसको, ठीक है, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है ना, तो मैं 1 मिनट बताती हूँ आपको। चलिए तो तुझे कैसे पता तो 8 मार्च जो होता है इसको मनाते हैं हम महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में, ठीक है। अब तो 1 जो है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। एक और चीज यहाँ पे और याद रख लेना है ना, क्योंकि मैं अब गूगल कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों को ये और बता देती हूँ कि थीम और आ जाता है पूछने के लिए, तो आपको ना 2023 का थीम आएगा कि 2023 को, क्योंकि 8 मार्च ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये पूछने के लिए आ सकता है क्वेश्चन कि 2023 में जो वुमेन्स एम्पावरमेंट डे या फिर महिला सशक्तिकरण दिवस है इसकी थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी वो थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये याद रखिएगा, मैं लिख नहीं सकती क्योंकि मेरे पास माउस है ना, तो ये याद रखिएगा, शायद इससे कुछ लिख सकते हैं, हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ है ना। इसकी जो थीम थी 2023 की वो क्या है, तो ये थीम जो है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो ये और आपको याद रख लेना, इसको अच्छे से कर लीजिएगा याद, ठीक है जी। रेड में बना दिया ये मैंने, ठीक, चलिए तो ये याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो शिक्षा के कारण महिलाओं में जागरूकता आई है, बिल्कुल करेक्ट बात है, महिलाएं अपने बारे में सोचने लगी हैं, बिल्कुल करेक्ट है, पहले तो घर के बारे में सोचती रहती थी बस, है ना। नेक्स्ट है महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम के अंतर्गत उन्हें क्या सुविधा प्राप्त है, क्या सुविधा प्राप्त है, समाज में कानून तथा सुरक्षा का पाया जाना, करेक्ट है ना। औरतों के लिए कितने सारे कानून बने हुए हैं, अपराधीकरण पर रोक भी लगाई गई है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और महिला उत्पीड़न को यथासंभव दूर किया जाना है ना, सारी चीजें करेक्ट हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला आंदोलन का प्रमुख मुद्दा जो है वो क्या है, महिला आंदोलन जो है उनके प्रमुख मुद्दे क्या क्या है, क्यों हो रहे हैं महिला आंदोलन, तो महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकना, ये करेक्ट है, इसी के लिए ही आंदोलन हो रहे हैं, और निजी कानूनों में संशोधन, यानी कि जो कानून है भी उनमें और ज्यादा संशोधन करो, चेंजेस करो, ताकि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है वो कम किया जा सके, है ना। और नेक्स्ट है उनकी आर्थिक दशा में सुधार, तो ये चीज भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सशक्तिकरण का तत्व जो है वो क्या क्या है,
तो स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी करेक्ट है, और क्षमता और समुदाय और पूर्ति सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिला दिवस सबसे पहले किसने मनाया था? किसने मनाया? सबसे पहले किसने मनाया? थेरेसा मेल्कियल ने, है ना। तो थेरेसा मेल्कियल आपको याद रखना है। और जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, वो किसको समर्पित है, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू, है ना। ये हमने भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही किया था, तो आपको ये याद रखना है ना। सरोजिनी नायडू के हैप्पी बर्थडे पे मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और सबसे पहले किसने मनाया था? ये तो थेरेसा मेल्कियल ने मनाया था सबसे पहले, ठीक है। और ये यहाँ सरोजिनी नायडू दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू को समर्पित है ना, लेकिन मनाया था सबसे पहले थेरेसा मेल्कियल ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत में महिला सशक्तिकरण का जो वर्ष है वो कौन सा था? 2002, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें हुई महिलाओं के लिए, है ना। नेक्स्ट है, महिलाओं के जीवन में शिक्षा जो है वो क्या करती है? उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, करेक्ट है। उन्हें अपनी पारंपरिक भूमिका को निभाने में सक्षम बनाती है, करेक्ट है। उन्हें अपना जीवन बदलने में सक्षम बनाती है, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसका कारण क्या था? तो महिलाओं को पारिवारिक शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं, पारिवारिक शक्ति नहीं, सामाजिक शक्ति प्रदान करने के लिए, या राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए, या धार्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नारीवाद की शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत करी है मैरी वोल्टर्सक्राफ्ट ने। महिला सशक्तिकरण किसको बढ़ाता है, किसको बढ़ावा देता है? सकारात्मक विकास को देता है, करेक्ट है। उत्पादकता को देता है, करेक्ट है। और इनकम इक्वालिटी को देता है, करेक्ट है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के अधिकारों और शैक्षिक समानता को फलीभूत करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? महिला आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है ना। सांस्कृतिक विकास और सोशल कोऑपरेशन भी नहीं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये महिलाओं की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितनी कामकाजी महिलाएं हैं? तो कामकाजी महिला जो है वो 432 मिलियन है ना। अब अगर हम इसको लिखे ना, तो देखो लिखा कैसे जाएगा, 432 और इसके आगे 6 जीरो लगा दो, है ना। मिलियन का मतलब क्या होता है? 6 जीरो, है ना। 4, 5 और 6, इतनी जो महिलाएं हैं वो कामकाजी महिलाएं हैं, यानी इतनी महिलाएं जो है वो जॉब कर रही हैं। नेक्स्ट है, भारत एक ऐसा देश है जहां प्रारंभ से ही प्रधानता रही है, किसकी प्रधानता रही है? भारत में पुरुषों की प्रधानता रही है ना। अभी भी है, पर अभी फिर भी बहुत हद तक कम है। नेक्स्ट है, महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है, किसको माना जाता है? उनके निर्णय लेने की कमी को, या उनकी आर्थिक निर्भरता को, या उनकी सामाजिक निर्भरता को। सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव संसाधन के रूप में महिला की भूमिका है, क्या भूमिका है? मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब क्या हुआ कि देखो जो भी जितने भी हम लोग हैं, है ना, हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं ना इस दुनिया में। अपने देश के लिए भी अगर सोचा जाए, है ना, अपने देश के लिए कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, है ना, अपने जो हमारा घर है, घर के लोगों के लिए कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसी को ही हम बोलते हैं मानव संसाधन, यानी जो हम मानव हैं वो भी सोर्सेस हैं कुछ करने के लिए, है ना। तो मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की क्या भूमिका है, यानी महिलाएं जो है वो क्या क्या कर सकती हैं बेसिकली, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदारी दे सकती है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। क्योंकि अगर महिलाएं पैसे कमाएंगी, सोचो एक महिला है 1 लाख रुपए महीने कमा रही है ना, तो वो उस 1 लाख में से 10,000 रुपए वो भी तो दे रही है, टैक्स भी तो देगी, है ना। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी तो विकास होगा। और महिला मानव संसाधन की भागीदारी को सशक्त बनाने में केंद्रीय और राज्य सरकारों की नीतियों का योगदान है, ये भी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें सुशिक्षित राज्य दूंगा, ये किसने बोला है? तो ये बोला है नेपोलियन ने, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता है? ब्रह्मवादिनी किसको बोलते हैं? वैदिक काल की विदुषी महिलाओं को बोलते हैं। और वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम में कब रही थी? तो 200 ईसा पूर्व रही थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, मैंने अभी 4-5 वीडियो पहले ना एक क्वेश्चन आया था कि भारत में कोकिला किसको बोलते हैं, है ना। भारत की कोकिला जो है वो कौन है ना। तो देखो 2 चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर याद रहेगा। तो देखो जब भी आपसे पूछने के लिए आता है स्वर कोकिला, है ना, स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला कौन है? स्वर कोकिला है लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर, ठीक है।
जब भी आपसे पूछने के लिए आता है सिर्फ कोकिला, तो सिर्फ कोकिला कौन है? सिर्फ कोकिला है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर ही डाल दिया है सबको। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हैं और सिर्फ कोकिला सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दुनिया के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? यानी पूरे दुनिया की अगर लगाई जाए तो 18% सिर्फ भारत में रहती है। बताओ भारत में कितनी जनसंख्या है ना? भारत में दुनिया के कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? महिलाएं कितनी रहती हैं? 9% रहती हैं। तो सिंपल सा हिसाब है, टोटल 18%, 9% पुरुष और 9% महिलाएं रहती हैं, है ना? पूरे देश का अगर हम पूरी दुनिया का अगर हम जनसंख्या देखें। ठीक, नेक्स्ट है भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला स्कूल शाही मिशनरी रेवरेंड में चिंसुरा में कब स्थापित किया गया था, है ना? यानी कि कब बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? 1818 में। ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1819 में कैरे ने दूसरा बालिका विद्यालय कहां पर स्थापित किया था? श्री रामपुर में किया था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1849 में बेथ्यून यानी कि ईडी बेथ्यून ने बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, यानी कहां पर बनाया था? तो कलकत्ता में बनाया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अभी भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है? किसने बनाया है? ये हंटर कमीशन ने बोला था। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी? किसने करी थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज जो है वो कब खोला गया था? यानी डॉक्टरी की पढ़ाई जहाँ होती है वो मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ महिलाओं का हो, कब खोला गया था? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1916। ठीक, नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी होर्डिंग कॉलेज जो है वो कहां पर खोला गया था? तो देखो 1916 में खोला गया है ना? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है 1916 में खोला गया है ना? और 1916 में जो खोला गया है तो वो कहां पर खोला गया है? दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, उस कॉलेज का नाम क्या था? तो उस कॉलेज का नाम था लेडी होर्डिंग कॉलेज, है ना? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है तीनों। पहला महिला मेडिकल कॉलेज जो है उसका नाम क्या है? लेडी होर्डिंग कॉलेज। ये कब खोला गया था? 1916 में। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। भारत में प्रथम महिला विद्यालय जो है वो कब खोला गया है? 1916 को। तो याद रखो मेडिकल कॉलेज हो चाहे सिंपल कॉलेज हो, कब आया है? 1916 में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? किसने खोला था ये बेसिकली? तो महर्षि कर्वे ने। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? 1925 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय, ठीक है, ये विद्यालय नहीं है महाविद्यालय, किस देश की महिला महाविद्यालय के मॉडल पर आधारित था? किस देश की? जापान की। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वो कब करी थी? 1901 में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शारदा अधिनियम 1929 जो है वो किस चीज से संबंधित है? बाल विवाह निषेध से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ जो है ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है ना, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। तो वनस्थली विद्यापीठ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था? ये 1935 में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों में स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए ही सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब है शिक्षा स्वयं में अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो महिला अपने बच्चों को दे ही देगी। ठीक है, तो ये किसने बोला है? ये बोला है राधा कृष्णन आयोग ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष जो है वो कौन है? दुर्गाबाई देशमुख। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हंसा मेहता समिति 1962 संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, पाठ्य सहगामी क्रिया या फिर पाठ्यचर्या, किस चीज से संबंधित है? तो ये संबंधित है पाठ्यचर्या से। तो हमारा यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा बाई बालिका विद्यालय योजना कब से चलाई जा रही है? 2004 से चलाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो 1989 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन के स्वरूप बनी है? तो ये बनी है नई शिक्षा नीति 1986, यानी जो भारत की दूसरी नई शिक्षा नीति है उसके तहत। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जो है वो किसे माना जाता है, यानी पहली महिला जो कि टीचर थी वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। और नेक्स्ट है मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ, ये किसने बोला है? लिंकन ने बोला है, यानी अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने बोला है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि परिवार में लड़के की शिक्षा का एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है ना? किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आयोग ने कहा स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन से एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है और यह न केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है, ये बोला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत में कितनी कामकाजी महिलाएं हैं? अभी देखें तो कामकाजी महिलाएं कितनी हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 432 मिलियन है ना। वर्तमान समय में कितनी महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं? तो 343 जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कथन किसका है? हमारे गांव में लाखों महिलाएं जानती हैं कि बेरोजगारी का क्या मतलब है, उन्हें आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करना जिससे वे अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को जान सकेंगी क्योंकि वे अब तक अनजान रही। किसने बोला है? ये महात्मा गांधी ने, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिक्षा के अवसर थे, शिक्षा के कौन कौन से अवसर थे? धनी मानी एवं कुलीन घरानों की स्त्री के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है किसने कहा कि शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाएं केवल पुरुषों के लिए लाभार्थ हैं और समस्त महिला जगत को विधि पूर्वक अज्ञानता की ओर अर्पित कर दिया गया है, ये किसने बोला है? विलियम एडम ने, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि कौन बाधा बनता है स्त्री शिक्षा में? तो समाज का संकुचित दृष्टिकोण, करेक्ट बात है ना, कि बहुत ही ज्यादा नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है समाज का, और शिक्षा की अनुचित व्यवस्था की व्यवस्था ही नहीं है, करेक्ट है, और भारतीय परंपरा है ना, तो सारी चीजें करेक्ट है, हमारी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दुनिया की कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? दुनिया की कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? 9%, और 9% ही रहते हैं पुरुष, है ना। भारत में दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 18। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए 2-4, है ना। नेक्स्ट है मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की भूमिका है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है ना, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। महिला अध्ययन का जो लाभ है वो क्या है? महिलाओं का समाज में स्थान, करेक्ट है। समाज में अत्याचार एवं शोषण का अध्ययन, ये भी करेक्ट है, और महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने के लिए सारी चीजें सही हैं, यानी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में दुनिया के कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? तो देखो टोटल लोग जो हैं इंडिया में वो 18% हैं, जिसमें से 9% महिलाएं रहती हैं दुनिया की, और 9% जो है वो पुरुष रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है दुनिया की कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? टोटल 9% महिलाएं इंडिया में ही हैं। भारत में दुनिया की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 18% रहती है, जिसमें यहाँ बता रही थी, जिसमें से 9% महिलाएं रहती हैं और 9 पुरुष जो है वो 9% जो है, या 9% जो है वो पुरुष रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की भूमिका क्या है? मानव संसाधन, अच्छा ये वाला भी स्लाइड हो चुका था हमारा ऑलरेडी, है ना। तो मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की भूमिका क्या है, यानी कि महिलाओं को अगर हम ह्यूमन रिसोर्स माने तो फिर उनकी भूमिका क्या है, ठीक। अर्थव्यवस्था के विकास में सशक्त भूमिका निभाएंगी, बिल्कुल करेक्ट है। महिला मानव संसाधन की भागीदारी को सशक्त बनाने में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की नीतियों में योगदान देती हैं, ये भी करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महिला अध्ययन का लाभ क्या है? महिला अध्ययन का मतलब क्या होगा? महिलाओं के ऊपर अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या है? पहला है कि महिलाओं का समाज में स्थान क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और समाज में अत्याचार और शोषण का अध्ययन भी होगा कि महिलाओं के खिलाफ कितना अत्याचार और कितना शोषण हो रहा है ना, महिलाओं के साथ। और महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आपको उस चीज के बारे में भी पता चलेगा, ठीक। चलिए, है ना, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला अध्ययन का लाभ है, यही हम कर रहे थे। महिला का समाज, ये हम कर चुके थे ऑलरेडी, है ना, सारे के सारे हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे शिक्षित महिलाएं दो या शिक्षित माताएं दो
और मैं तुम्हें शिक्षित राष्ट्र दूंगा, ये किसने बोला है? तो ये नेपोलियन ने बोला था। बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मवादिनी किसको बोला जाता है या किसको कहा जाता है? ठीक, तो चलिए ब्रह्मवादिनी जो है वो किसको बोला जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला अध्ययन लाभ। ठीक, तो ब्रह्मवादिनी किसको बोला जाता है? ब्रह्मवादिनी बोला जाता है जो वैदिक काल में विदुषी महिलाएं होती थी उनको। ठीक है, विदुषी का मतलब क्या है? जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, है ना। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी वैदिक काल में उनको बोला जाता था ब्रह्मवादिनी। ठीक, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में कब तक बनी रही? यानी स्त्री शिक्षा जो है वो चरम रूप का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा जब होती थी तो वो वाला जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 200 ईसा पूर्व था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैं आपको बता रही थी वैदिक काल में जो स्त्रियां थी ना वो एकदम उनकी स्थिति एकदम पुरुषों के समान थी, है ना। जो जो चीजें पुरुष कर रहे थे वही वही सेम चीजें महिलाओं के लिए भी थी, महिलाएं भी वही सेम चीजें करती थी सारी की सारी, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जो महिलाओं की स्थिति है वो गिरती ही चली गई। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चरम पर यानी सबसे ज्यादा जो अच्छी स्थिति थी वो कब तक रही है? 200 ईसा पूर्व तक रही है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो महिलाओं की स्थिति है वो गिरती चली गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला स्कूल ईसाई मिशनरी रेवरेंड के चिंसुरा में कब स्थापित किया गया था? तो 1818 में स्थापित किया गया था। हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 1819 में केरे ने दूसरा बालिका विद्यालय। ठीक है, देखो 1818 में हमें पता चल गया पहला विश्वविद्यालय जो है चिंसुरा में जिसका नाम था ईसाई मिशनरी रेवरेंड, ये स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो बालिका विद्यालय था 1819 में यानी एक साल बाद ये स्थापित हुआ या बना, और ये जो बना था ये कहां पर बना था? श्रीरामपुर में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चिपको वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जो चिपको आंदोलन था ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड में, जहां पर की पेड़ काटे जा रहे थे, है ना। और जो वहां के लोग थे वो आके पेड़ों से चिपक गए थे कि मत काटो इनको, तो उसी को ही हम चिपको आंदोलन बोलते हैं। और चिपको वुमेन यानी कि जिसने बहुत अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाई थी वो लेडी कौन थी? वो लेडी थी गौरा देवी, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? यानी स्त्री शिक्षा में जो बाधा बने वो ऐसे तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये तो क्वेश्चन करा दिए मैम। अच्छा, ये करा दिए ये पहले किसी उसमें आ गए हैं सब्जेक्ट में, है ना। यहाँ पर ये पहली बार है, यहाँ पे हाँ 1-2 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी हो गए हैं। ठीक, पर सारे नहीं है। ये चिपको वुमेन वाला हमने इस वाले सब्जेक्ट में नहीं कराया, ये पहले कभी कराया था किसी और सब्जेक्ट में, है ना, या इस यूनिट में नहीं कराया। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? समाज का संकुचित दृष्टिकोण, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था और भारतीय परंपरा, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1849 में बैथ्यून ने बालिका विद्यालय कहां पर स्थापित किया था? तो बैथ्यून ने कलकत्ता में खोला था, जो 1849 में खोला था बालिका विद्यालय। ठीक, नेक्स्ट है किस आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है? किसने बोला था? ये हंटर कमीशन ने बोला था। तो 1882 जो हंटर कमीशन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने करी थी। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीटेड है ना। नेक्स्ट है भारत का सर्वोत्तम महिला, अरे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आज तो बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोत्तम महिला मेडिकल कॉलेज जो है वो कब खोला गया था? तो 1916 में खोला गया था। भारत का सर्वोत्तम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग कॉलेज जो है वो कहां पर खोला गया था? है ना, तो दिल्ली के अंदर खोला गया था। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय कब खोला गया था? महाविद्यालय कब खोला गया? 1916 में। और राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1925 में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय किस देश के महिला महाविद्यालय के मॉडल पर आधारित था? अमेरिका के। और नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वो कब करी थी? ठीक है, तो 1908 में करी थी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बाल विवाह के निषेध से, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। चलो कोई नहीं, आपका वो हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। किसने बोला था? ये राधा कृष्णन आयोग ने बोला था।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 का अध्यक्ष जो है वो कौन था? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हंसा मेहता समिति 1962 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पाठ्यचर्या से, है ना। तो हमारे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हंसा मेहता समिति है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और आप वो कर लो। हंसा मेहता समिति जो है ना 1962 में इसको वो करा था, ये बनी थी, और ये किस लिए बनी थी? महिलाओं की शिक्षा के लिए, है ना। महिलाओं की शिक्षा के लिए सुझाव दिए थे इन्होंने, और इनको महिलाओं की शिक्षा जो है उसके बारे में ही बनाया गया था हंसा मेहता समिति को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है वो कब से चलाई जा रही है? 2004 से चलाई जा रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? 1989 में किया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन का स्वरूप बना? तो नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति थी ये, उसके अनुपालन का स्वरूप बना, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्री बाई फुले थी। ठीक, नेक्स्ट है परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से किससे संबंधित है ना। तो परिवर्तन का किससे संबंधित है? वस्तु से भी, क्योंकि वस्तुएं चेंज होती रहती हैं, समय चेंज होता रहता है, और जो वेरिएशंस है वो भी चेंज होते रहेंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा है कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आज बहुत रिपीटेड हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है किस आयोग ने कहा कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन से एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है, यह न केवल अपव्य है बल्कि एक अयोग्यता भी है? ये किसने बोला था? तो ये बोला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, ठीक है, जो कि 1948-49 में था शिक्षा आयोग। ठीक, नेक्स्ट है महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन मंच जो है उनका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? महिला ई हॉट है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला ई हॉट जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 7 मार्च 2016 को स्टार्ट हुआ है। स्टेप किससे संबंधित है? तो जो स्टेप है वो किससे संबंधित है? महिलाओं के कौशल विकास से। बेसिकली जो स्टेप है ये भी एक योजना ही है, और ये किससे संबंधित है? महिलाएं जो हैं उनके स्किल्स जो है उनका विकास करा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ था? ये 1988 में हुआ था, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन जो है वो कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई है। कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? तो कौन सी योजना करती है? लड़कियों को, है ना, लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण। तो देखो शिक्षा कैसे प्रदान करेगी? बेटी पढ़ाओ, और कल्याण कैसे करेगी? बेटी बचाओ, है ना। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी योजना तस्करी की? तस्करी क्या होता है? जो बेसिकली लोगों को वो करके ले जाते हैं, है ना, मतलब लोगों को ऐसे समझ लो कि उनको वो करके ले गए, किडनैप करके ले गए और उनसे काम करवाने के लिए, है ना, गुलाम बनाने के लिए बेसिकली, है ना। तो कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है और महिलाओं के बचाव, पुनर्वास और पुनर्निवेश और प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करती है? कौन सी करती है? उज्ज्वला योजना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेघर या बेसहारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? यानी जिनके पास घर नहीं है उनके लिए कौन सी होगी? जो गृह योजना होगी वो, है ना। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए गृह योजना ही होगी ना, तो स्वाधार गृह योजना जो है ये इन महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन सा संगठन जो है वो सहयोगी है? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है एनजीओ, बिल्कुल करेक्ट बात है। महिला सशक्तिकरण में ये भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और स्व सहायता समूह जो होते हैं यानी HSG जो होते हैं ये भी करेक्ट आंसर है। और पंचायती राज समूह जो होते हैं ये भी मदद करते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य समान वेतन की गारंटी देता है? यानी जो पुरुष और महिला हैं उनको समान वेतन मिलना चाहिए, इसकी गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 39 का घ जो है ये देता है ना। नेक्स्ट है पीसीपी एनडीटी एक्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? लिंग चयन निषेध से, है ना। लिंग चयन निषेध का मतलब क्या हुआ? जैसे जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पहले क्या करते थे? पता लगवा लेते थे कि बेटा है या बेटी है, और अगर बेटी निकल आती थी तो उसको मार देते थे, है ना, पेट में ही मार देते थे, है ना। तो ये जो एक्ट है पीसीपी एनडीटी वो इसी चीज से ही संबंधित है कि आप लिंग चयन नहीं करवा सकते हैं, यानी बच्चे के जन्म से पहले उसके बारे में नहीं पता कर सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है।
ठीक, नेक्स्ट है प्रियदर्शनी योजना जो है वो क्या है, तो प्रियदर्शनी योजना जो है वो क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए है, बिल्कुल करेक्ट है। गंगा के मैदानी इलाकों में आजीविका है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान का अधिकार देती है, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है वो शुरू करा गया, कब किया गया, 15 अगस्त 2011 को, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयं सेवक की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है ना, कौन सी देती है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 1999 से हुई थी। विवाहित महिला का संपत्ति अधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, विवाहित महिला का संपत्ति अधिकार, यानी जो विवाहित स्त्री है उसको भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा, है ना, तो ये कब पारित हुआ था, 1834 में ही पारित हो गया था, बताओ, है ना। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, तो ये 1956 में पारित हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो किस चीज से संबंधित है ना, तो हिंदू उत्तराधिकार किस चीज से संबंधित है, आर्थिक अधिकार से, है ना, यानी कि जो बेटा है उसका अधिकार रहेगा अपने पापा की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो पहले तो खैर बेटे के लिए ही था, अब तो बेटियों के लिए भी आ गया है कि बेटियों का भी समान अधिकार होता है अपने पापा की प्रॉपर्टी पे, लेकिन पहला जो जब ये बना था 1956 में, तो तब ये इसी के लिए बना था कि जो बेटे थे उनका पूर्ण अधिकार रहेगा अपने पापा की जमीन जायदाद पर, ठीक। नेक्स्ट है महिला स्वरोजगार योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई है, तो 2005 में स्टार्ट हुई है। और इंदिरा महिला शक्ति कौशल समर्थ योजना किस सरकार द्वारा प्रारंभ करी गई, है ना, तो कौन सी सरकार द्वारा, राजस्थान, ठीक, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो कब स्टार्ट करी गई, 1 मई 2016 को। और नेक्स्ट है लिंग असमानता का लैंगिक विभेद मुक्त विद्यालय की स्थापना की चुनौतियों में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है ना। लिंग असमानता या लैंगिक विभेद जो है ना, इसकी मुक्त विद्यालय की स्थापना की चुनौतियों में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, शिक्षक की, ताकि वो लिंग विभेद जो है वो ना होने दे कक्षा में। नेक्स्ट है शिक्षक को कक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि ना हो लैंगिक असमानता, लड़के और लड़कियों में विभेद ना हो, है ना, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। और इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, लिंग समानता को रोकने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, है ना, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है शिक्षक को कक्षा में, अच्छा, शिक्षक को कक्षा में असमानता को दूर करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, है ना, किस प्रकार का करना चाहिए, लिंग समानता का नहीं, लिंग समानता का व्यवहार करना चाहिए ना। और पूर्वाग्रह युक्त यानी कि प्रेजुडिस्ड करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये भी, है ना। जो हम बात करते हैं रूढ़िवादिता, तो पूर्वाग्रह जो है हम क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह जो है उसी को ही हम रूढ़िवादिता बोलते हैं, है ना, तो रूढ़िवादिता भी नहीं करना चाहिए, लिंग समानता का व्यवहार करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टीरियोटाइप भी नहीं करना चाहिए, है ना, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, लिंग समानता का व्यवहार करना चाहिए, यानी समान व्यवहार करना चाहिए लड़के और लड़कियों दोनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में प्रवेश में शिक्षक को महत्व देना चाहिए, शिक्षक को किस चीज का महत्व देना चाहिए, छात्रों की योग्यता को महत्व देना चाहिए, करेक्ट है, छात्रों की प्रतिभाओं को और भेदभाव रहित व्यवहार को सभी को देना चाहिए महत्व, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुपा हुआ पाठ्यक्रम किसमें वृद्धि करता है, हिडन करिकुलम बोलते हैं इसको बेसिकली, है ना, यानी कि जो बताया नहीं गया है लेकिन जो कि होता है ना, जैसे स्कूल में जो टीचर आपसे व्यवहार कर रहा है वो करिकुलम में नहीं डिसाइड होता ना, लेकिन वो होता है ना, इन्हीं को ही हम बोलते हैं हिडन करिकुलम या फिर छुपा हुआ पाठ्यक्रम, ठीक है। तो छुपा हुआ पाठ्यक्रम जो है वो किसमें वृद्धि करता है, किसमें वृद्धि करता है, लैंगिक समानता में, योग्यता में, लैंगिक असमानता में या क्षमता में, किसमें करेगा, लैंगिक असमानता में, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं पड़ेगा शिक्षक को मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट है शिक्षक में भी उत्पन्न हो जाती है, शिक्षक में क्या उत्पन्न हो जाती है, रूढ़िग्रस्तता, पूर्वाग्रह या लिंग असमानता की प्रवृत्ति, ये सारी चीजें हो जाती है ना। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जहां से मास्टर्स किया है जिस कॉलेज से, है ना, वहां पर एक टीचर थी और उनका नाम रेनू था, तो वो क्या करती थी, मतलब फीमेल थी, बट वो क्या करती थी, लड़कियां जो है उनको बड़ा डांटती थी, हम लोगों को भी बड़ी डांटती थी जरा जरा सी गलतियों पर भी। और जो लड़के होते थे ना उनको अगर कोई लड़का ये बोल दे, मतलब काम मिलता था मास्टर्स में भी करने के लिए, है ना, रिसर्च से रिलेटेड तो अगर कोई लड़का बोल दे ना, अगर कोई लड़का नहीं करके लाया है जो उन्होंने काम बोला है
और अगर उसने थोड़ा सा भी बोल दिया ना कि मेरे को हेडेक हो रहा था या मेरे को फीवर हो रहा था, कुछ भी छोटा सा बोल दिया, तो उसके पीछे ही पड़ जाती थी कि कैसे हो गया, हेडेक क्यों हो गया, अभी ठीक हो ना, दवाई ली, मेडिसिन ली। मतलब वो लड़कों के लिए बहुत ज्यादा पक्षपाती थी, है ना। इवन खुद फीमेल थी और लड़कियों की तो लंका लगा देती थी जरा सी चीजों में, है ना। तो शिक्षक में भी उत्पन्न हो जाती है सारी की सारी चीजें, रूढ़िग्रस्तता भी हो जाएगी। यानी कि आपने बहुत से टीचरों को देखा होगा, वो लड़कियों को ऐसे ही बोल देते हैं ना कि लड़कियां हैं ये क्या ही कर पाएंगी, ठीक है। तो इसी को भी तो हम रूढ़िग्रस्तता बोलते हैं। पूर्वाग्रह भी हो जाता है उत्पन्न शिक्षकों में, है ना। पूर्वाग्रह और रूढ़िग्रस्तता जो होती है ये बेसिकली एक ही चीज होता है ना। और लिंग असमानता की प्रवृत्ति भी आ जाती है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अपना वाला दे ही दिया, है ना। चलिए, है ना। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका हो सकती है। शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? रूढ़िवादिता दूर कर सकता है शिक्षक, बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वाग्रह दूर कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। लिंग आधारित समानता स्थापित कर सकता है, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय शिक्षा में महत्व दिया जाता है, किसको महत्व दिया जाता है? पुरुष शिक्षक को दिया जाता है ना। उच्च स्तरीय शिक्षा, उच्च स्तरीय मतलब क्या हो गया? वही यूनिवर्सिटी जो होती है वहां पर, है ना। तो मतलब आपने देखा होगा ऑब्वियसली, है ना। आप खुद अपने कॉलेज में देखते होंगे कि जहां पर जो मास्टर्स या पीएचडी में जो ज्यादातर होंगे वो कौन होता है? वहां पर मेल टीचर्स ज्यादा होते हैं, फीमेल्स कम होती है। उसका कारण भी है क्योंकि फीमेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा मास्टर्स करके बैठ जाती है ना। मतलब जॉब वो भी करेंगे वो तो मास्टर्स के बाद में ही करने लग पड़ती है। जो पीएचडी भी करते हैं ना वो भी ज्यादातर लड़के ही होते हैं, है ना। तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि जो उच्च स्तरीय विद्यालय होंगे, यानी जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज होंगे, वहां पर जो टीचर होंगे वो लड़के ज्यादा होंगे, आदमी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू महिला। ठीक, नेक्स्ट है, लैंगिक असमानता को दूर करने का उपाय क्या है? ये दूर होगा, है ना। दूर करने का जो उपाय है वो क्या है? वैधानिक सुझाव है, बिल्कुल करेक्ट है। और वैधानिक सुझाव का मतलब क्या हो गया कि नियम बनाए जाए, है ना। स्त्री शिक्षा का प्रचार, यानी स्त्री शिक्षा जो है उसका प्रचार करना चाहिए कि सबको पढ़ना चाहिए जितनी भी स्त्री है। ठीक, और इंग्लिश की पेडागोजी क्लास कब से होगा? अब बहुत कम दिन बचे हैं एग्जाम के। अरे हो जाएगा विनय, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। आज आपका ये फिनिश हो रहा है, कल से आपकी पेडागोजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट है स्त्री सशक्तिकरण, है ना। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, समाज में लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता की समाप्ति के जो उपाय हैं वो क्या है? तो प्रौढ़ शिक्षा तथा बालिका शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए, करेक्ट है। अपव्यय अवरोधन में कमी लानी चाहिए, यानी जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं स्कूल तो उनमें कमी आनी चाहिए, वो कम जाए छोड़ करके। और औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों की सहायता प्राप्त हो, तो ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकें लिंग भेद असमानता को दूर करने में भूमिका निभा सकती हैं। किस चीज की भूमिका निभा सकती हैं? सहगामी क्रियाओं द्वारा, यानी कि को-करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनके द्वारा, करेक्ट है। लिंगीय समानता हेतु पाठ्य सामग्री सम्मिलित करके, ये भी करेक्ट बात है ना। कि जो लिंगीय समानता जिनमें दे रखी हो ऐसी वाली बुक्स हमें पढ़ानी चाहिए, है ना। हाँ जी बिल्कुल, उर्मिला पूछिए, क्या बात पूछनी थी? नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण बिना लिंगीय भेदभाव के हो, तो ये भी चीज सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लिंगीय भेदभाव के संवेदित क्षेत्र हैं। संवेदित क्षेत्र जो है वो कौन से हैं? छिपी पाठ्यचर्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया है, यानी जो क्लास रूम में प्रोसेस होती है, ये भी करेक्ट है। और पाठ्य पुस्तकें भी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए, किसने बोला है ये? तो ये फ्राबेल ने बोला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता दूर करने का जो सुझाव है वो क्या है? लैंगिक नीति निर्माताओं को पाठ्यक्रम बनाते समय अलग वर्ग में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। क्यों करें भाई अलग वर्ग में प्रस्तुत, है ना। गणितीय, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर बालिकाओं को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। जैसे कि ऐसे बोल देते हैं ना कि लड़कियों को तो वैसे भी मैथ्स में, और मतलब जो चीज है वो मैं भी मानती हूँ, मैं खुद मैथ्स में वीक हूँ थोड़ा, है ना। मेरे को इतने अच्छे से नहीं आती है मैथ, ठीक है। तो लड़कियां होती हैं थोड़ी मैथ्स में वीक, है ना। तो उसके लिए फिर आप ऐसे बोल दो कि चलो तुम्हें पढ़ने ही नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट, है ना। तो ये चीज गलत है। उनको प्रोत्साहित करो कि गणित पढ़ो, है ना। नहीं आएगा, जैसे मैंने भी छोड़ दिया था 10th के बाद में ही, है ना। और हो सकता है अगर मैं ले लेती तो मैं भी होती ठीक, ऐसे भी हो सकता था, है ना।
पर भाई मेरे को तो तब ये लगता था कि कैसे ये मैथ चाहिए हमारी जिंदगी से है ना। नेक्स्ट है विषय चयन में परिवार, अध्यापक, सहयोगी समूह द्वारा बालिकाओं में प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है ना। सबको जो बालिकाएं हैं या जो बच्चियां हैं या जो बेटियां हैं उनको सबको प्रेरणा देनी चाहिए कि पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना। जब पढ़ोगे तो आ ही जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाँ पर ये सारी लड़कियों का नहीं बता रही हूँ, पर जो 80% लड़कियों का बता सकती हूँ। 80% लड़कियों को ना मैथ लगता ही है टफ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समाज में लिंग विभेद का व्यवहार नहीं है। लिंग विभेद का व्यवहार जो है वो कौन सा नहीं है? यह समझाना कि महिला अध्यापक बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती है ना। तो ये कोई लिंग विभेद का व्यवहार नहीं है, ये करेक्ट है ना। महिला अध्यापक जो होगी, इसलिए आपने देखा होगा जो कक्षा 5 तक होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं उनमें महिला अध्यापक जो होती हैं वो ज्यादा होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि कक्षा 5 तक के, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है ना। और महिलाएं उनको अच्छे से संभाल सकती हैं क्योंकि महिलाओं को एक्सपीरियंस भी होता है। और महिलाएं जो होती हैं वो इस चीज में, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मैथ में जिस प्रकार से लड़के अच्छे होते हैं उसी प्रकार से इस चीज में लड़कियां अच्छी हैं, है ना। नेक्स्ट है विद्यालय की साफ सफाई एवं सजावट के कार्यों में महिला अध्यापक को महत्व देना चाहिए। ये भी चीज करेक्ट है क्योंकि महिला इसमें ठीक होती है तो उनको महत्व दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट है विज्ञान एवं गणित गतिविधियां पुरुषों को सौंपनी चाहिए, है ना। ये चीज तो गलत हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति के लिए प्रतिभा के आधार पर छात्रों का चयन करना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर है ना, अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ना। और सब थर्ड वाला तो एकदम काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। इन तीनों में से अगर हमें सबसे बढ़िया ऑप्शन ढूंढना है तो हमारे लिए डी ऑप्शन जो है ये सबसे ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकारी नियम जो है वो कब लागू किया गया था? 1956 में, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? समान आर्थिक समानता का मतलब क्या हो गया कि पैसे जो है यानी सैलरी जो है वो सेम मिलनी चाहिए, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो। ठीक है, मेरे तो सर के ऊपर से निकल जाती है मैथ, है ना। हाँ मेरे भी सेम ठीक है। माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग। ओके, आपका तो नाम ही स्पेशल मैथ एक्सपर्ट है ना, तो आपका तो मैथ होगा ही अच्छा। मैथ जो है ना एक्चुअली हमारा ना, जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बहुत बड़ा किसी भी सब्जेक्ट का इफेक्ट जो पड़ता है हमारे ऊपर वो टीचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ना। जैसे अगर मैं मानूं अपनी, तो मेरी जो 11th-12th में जो मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी वो काफी सही थी, है ना। फीमेल ही थी और वो काफी अच्छे से पढ़ाती थी, तो मेरी केमिस्ट्री तभी से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। और जब मैंने बीएससी भी किया है, मतलब उच्च शिक्षा जब मैंने प्राप्त करी है, तो उसमें भी मेरा केमिस्ट्री जो है वो मतलब बहुत सही ही रहा है ना। तो जो एक शिक्षक होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें जो भी हम कर पाते हैं उनमें शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। और जो मैथ्स के हमारे टीचर थे ना, वो तो भाई मारते वारते भी थे, लड़कियों को तो खैर नहीं मारते थे, डांट ही लगाते थे, पर डर बड़ा लगता था उनसे, तो फिर डर में ना वो ही रह गया ऐसे ही। और मेरे को उनका समझ भी नहीं आता था, तो बस वही रह गया। वरना मैथ्स जो है ना वो एक्चुअल में, अगर मैथ एक बार मैंने से सुना है मेरे भाई से भी कि अगर एक बार आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगा ना, तो मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगता फिर, है ना। जैसे मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बायोलॉजी अच्छा लगता है ना, वैसे ही मैथ्स वालों को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मास्टर्स भी करी है और मैंने 2 मास्टर्स कर रखी है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण मानकर समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? ठीक है तो कब लागू किया गया था? 1976 में, यानी 1976 में। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं पर हाथ उठाने पर कौन सी धारा लगती है? ये फिर से रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। 323 लगती है। महिलाओं के लिए कितने अधिकार हैं? तो महिलाओं के लिए टोटल 11 अधिकार है ना। जैसे हम बाल अधिकारों के बारे में बात करते हैं, यानी बच्चों के लिए कितने अधिकार हैं? टोटल 4 अधिकार हैं। और महिलाओं के लिए कितने अधिकार हैं? टोटल 11 अधिकार हैं। ठीक है, 11 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है एक शिक्षक शिक्षिका को, यानी कि एक शिक्षक और एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए?
पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ना। अब ये सोचो कि छात्र जो है उनकी सीखने की गति धीरे है और आप जल्दी पढ़ाते ही जा रहे हो, है ना, तो उनको तो समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है, चलिए, है ना। और तो ये बात तो करेक्ट है। नेक्स्ट है सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए, तो करेक्ट गलत हो जाएगा, है ना। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो अच्छे से सीख पा रहे हैं सिर्फ उन पर फोकस करना चाहिए, नहीं उस ज्यादा फोकस करना चाहिए जो नहीं सीख पा रहे हैं उन पर, ठीक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए, ये भी गलत है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा देर में सीख रहा है ना, कोई बच्चा जो है उसका दिमाग शार्प है, किसी बच्चे का थोड़ा कम शार्प है ना, तो हमें वो चीजें भी देखनी चाहिए और सबको देख करके तब पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वही ही करेक्ट है बस। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय के मार्गदर्शक शिक्षकों की भूमिका जो है प्रमुख भूमिका जो है वो क्या है ना। प्राथमिक विद्यालय के मार्गदर्शक शिक्षकों की, यानी जो मार्गदर्शन करते हैं उन शिक्षकों की भूमिका क्या होगी, कक्षा प्रबंधन में योगदान करते हैं, नहीं, शिक्षण कार्यावल के कौशल ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करते हैं ना, ये इन्हीं चीजों में तो मार्गदर्शन करेंगे, उनके कौशल में ज्ञान कैसे बढ़ाएं, वो अपना प्रदर्शन कैसे सुधारें, इन्हीं चीजों के लिए तो मार्गदर्शन करेंगे, इन्हीं चीजों के लिए तो गाइडेंस देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शिक्षण कार्यक्रमों के वितरण की निगरानी करना, नहीं, और विद्यालय नियम संहिता का विकास करना, नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है शिक्षण और अधिगम की सभी गतिविधियों का एक क्या है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है, तो क्या है, एक सुविधादाता है, यानी कि जो सुविधा देता है शिक्षकों का शिक्षण, जैसे कि टीचरों की ट्रेनिंग जो होती है ना, टीचरों को जो पढ़ाया जाता है कि कैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या विकसित करना होता है, विद्यार्थियों में आत्मानुशासन, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में एक अप्रिय घटना घटी, शिक्षक को क्या समाधान खोजना चाहिए, यानी कि एक गलत घटना घट गई है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके परिवार में इस मामले पर चर्चा करे या साथियों से मामले पर चर्चा करे या मामले में प्राचार्य से चर्चा करे या कक्षा में ही मामले पर चर्चा करे। कक्षा में ही करना चाहिए क्योंकि कक्षा में ही हुआ है, तो कक्षा में ही सबसे पहले पता लगाओ कि बेसिकली हुआ क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि शिक्षक छात्रों को विषयों के चयन में मदद करते हैं तो यह उनकी कौन सी भूमिका है, ठीक है, यह उनकी कौन सी भूमिका है, छात्रों को विषयों के चयन में मदद करें, यानी विषय जो है उनको कौन कौन सी विषय ले ये गाइड कर रहे हैं, है ना, तो वो किस चीज की भूमिका निभाएंगे, परामर्शदाता की, परामर्श दे रहे हैं ना उनको, है ना, गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EVS कक्षा में छात्रा पड़ोस के एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन साझा करती है, यानी कि भिखारी लड़का है उसके बारे में बताती है कि उसने उसके बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया है ना, और ये जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। भिखारी लड़का है, भीख मांगता है, उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, इस चीज के बारे में वो जानना चाहती है। एक शिक्षक है आप, तो आप उस शिक्षार्थी को क्या कैसे जवाब देंगे, है ना, आप उस शिक्षार्थी को क्या बोलेंगे अगर उसने आपसे पूछा है कि ऐसे मेरी गली में एक भिखारी का लड़का रहता है, भिखारी है लड़का और उसके मम्मी पापा उसको स्कूल नहीं भेजते, भीख मंगवाते हैं, है ना, तो क्यों मंगवाते हैं, वो ये जानना चाहती है, तो आप क्या करेंगे, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे, यानी उसने जो ऑब्जर्व करी है चीज उसको सराहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनका भी अच्छे से नैतिक विकास होए, है ना। चलिए नेक्स्ट है परिवर्तन का जो संबंध है इनमें से किससे है, तो परिवर्तन का संबंध किससे है, सबसे है, वस्तु भी चेंज होंगी, समय भी और भिन्नता भी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तन का संबंध मुख्य रूप से कितनी बातों से संबंधित है, तीनों बातों से संबंधित है जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ी है। नेक्स्ट है परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो अध्यापक की सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, करेक्ट है। अभिभावकों का उचित परामर्श होना चाहिए, जो गाइड कर रहे हैं वो बच्चों को तो अच्छे से करना चाहिए, और अध्यापक का दर्शन जो है वो भी बताना चाहिए, यानी कि दर्शन जो है या फिलोसफी जो है उसके थ्रू बच्चों को समझाना चाहिए, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षक के समक्ष कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, अशिक्षा की बाधा आती है, करेक्ट है, अंधविश्वास की और रूढ़िवादी सोच की, है ना, समाज में ये सब मिलेगा आपको,
तो ये आपके जो भी आप बेसिकली समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उस परिवर्तन को लाने के लिए ये सारी की सारी चीजें बाधाएं बनेंगी, है ना। तो नेक्स्ट है, परिवर्तन की बाधाओं को दूर करने के संदर्भ में कौन सा सुझाव सही नहीं है ना, यानी कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसमें कौन सा सुझाव सही नहीं होगा। रूढ़िवादी सोच से कर सकते हैं, नहीं, ये तो बाधा ही बनती है ना। रूढ़िवादी सोच तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, रूढ़िवादी सोच है ना, तो ये तो बाधा बनती है, बाधा को दूर कैसे करेगी ये, है ना। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी जो टीचर है उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, तो ये चीज तो सही है ना। नेक्स्ट है, शिक्षक का व्यापक रूप से प्रसार प्रचार करना चाहिए शिक्षा का, तो शिक्षा जो है उससे हम सारी चीजें कर सकते हैं, सही है ना। तो परिवर्तन भी ला सकते हैं समाज में, करेक्ट है। सामाजिक कुरीतियों और संकीर्णताओं के प्रति जागरूक होना, यानी जितनी भी समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उनके लिए सबको वो करवाओ, मतलब वो करवाओ, सबको क्या बोलता है, जागरूक करवाओ सबको, है ना। आर्ट वाले लाइक करें और मैथ वाले सब्सक्राइब करें, साइंस वाले शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात बोली है प्रेम भाई ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमें पूछा था कौन सा सुझाव नहीं है सही, तो कौन सा नहीं है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, छात्रों की कठिनाई को दूर करना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक विद्यार्थी संबंधों का लक्षण है, कौन सा है, गर्मजोशी और स्वीकृति के न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करना, है ना। गर्मजोशी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप गुस्सा हो रहे हो बच्चों पे, है ना, तो उसका न्यूनतम स्तर होना चाहिए आपका कक्षा में, ठीक है, तो ये होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रबल कारण जो है वो क्या है, यानी जो छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो कौन सी चीज है। पहला है शिक्षकों की अनुपस्थिति, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, है ना। नेक्स्ट है छात्रों की अनुपस्थिति या पाठ्यक्रम का पूर्ण न होना, और नेक्स्ट है गतिविधियों में छात्रों का शामिल ना होना, ये होगा सबसे ज्यादा, है ना। यानी जो भी कक्षा में गतिविधि हो रही है अगर छात्र जो है वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे सपोज करो कक्षा में टीचर ने बोला है कि आज डिबेट करवाएंगे और कुछ छात्र उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं, तो शामिल नहीं हो रहे तो वो क्या करेंगे, अनुशासनहीनता ही तो फैलाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हम स्कूल में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि फूड सेफ्टी जो है उसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बढ़िया खाना, एकदम सुरक्षित खाना मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों को कीड़ों तथा अन्य जानवरों से बचाकर नहीं, है ना, स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज और उन्हें रोकने में मदद करके नहीं, सुरक्षित स्थान पर भोजन के भंडारण द्वारा, यानी जहां पर सुरक्षित स्थान हो वहां पर भोजन को रखना चाहिए, ठीक है। और प्रमुख प्रजनन स्थलों से दूर स्कूल के निर्माण द्वारा, तो ये भी करेक्ट नहीं है, सबसे ज्यादा सही जो है वो यही है कि जहां पे स्थान सुरक्षित है एकदम वहां पे भोजन को रखो, ठीक।